072। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक के शिवमोगा में केस दर्ज। पीएम केयर्स फंड के खिलाफ ट्वीट का मामला। कांग्रेस का पलटवार, बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है बीजेपी। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्घाटन। 19 लाख किसानों को मिलेंगे 10,000 रुपए प्रति एकड़। 4 किस्तों में दी जाएगी किसानों को आर्थिक मदद। गोड्डा में किसानों को नहीं मिली किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त। किसान बोले बहुत कम है 6,000 रुपए सालाना की आर्थिक मदद। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का मोदी सरकार पर तंज। 20 लाख करोड़ के पैकेज से और बढ़ेगी अमीर गरीब के बीच खाई। गरीबों को नहीं नसीब होगा कुल पैकेज का 10% हिस्सा। उमर अब्दुल्ला की पीएम मोदी से अपील। ईद से पहले हिरासत में लिए गए सभी नेताओं को रिहा करे सरकार। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती सहित हिरासत में है कई नेता। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक में मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ पीएम केयर्स फंड के खिलाफ कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट को लेकर मामला दर्ज किया गया है। इस ट्वीट में कोष के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। सोनिया गांधी के खिलाफ शिवमोगा जिले के सागर कस्बे में मामला दर्ज किया गया है। उन पर प्रवीण के वी नाम के शख्स ने निराधार आरोप लगाने और जनता में अविश्वास पैदा करने का आरोप लगाया है। उधर कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की निंदा की है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यह अत्यंत निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि लोग राजनीतिक प्रतिशोध के तहत इस हद तक चले जाएंगे। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हम एक लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में विपक्ष को सवाल उठाने का अधिकार है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पैकेज देश की गरीब जनता के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के नाम पर जो पैकेज घोषित किया गया है उससे प्रवासी मजदूरों और छोटे मोटे काम करने वाले लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पैकेज से अमीर और गरीब की खाई गहरी होगी। उन्होंने कहा कि इस पैकेज से गरीबों के हिस्से में सिर्फ 10% राशि ही पहुंच पाएगी। दिग्विजय सिंह के मुताबिक इस पैकेज से 90% धनराशि बड़ी कंपनियों और उद्योगपतियों के पास ही पहुंचेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुदान के नाम पर। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर गरीबों और प्रवासी मजदूरों की चिंता करते हुए उनकी वापसी के लिए वाहन और भोजन की व्यवस्था की जाती तो उन्हें बिना तकलीफ के घर पहुंचाया जा सकता था। गरीबों को इतनी भयानक त्रासदी नहीं झेलनी पड़ती और सैकड़ों बेबस मजदूर दुर्घटना में नहीं मारे जाते। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि राजीव गांधी गरीबों का दर्द समझते थे। उन्होंने कहा कि फसल की बेहतर कीमत देना किसानों की सच्ची सेवा है। सोनिया गांधी ने न्याय योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई भी दी है। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि देश को कर्ज नहीं पैसों की जरूरत है। मोदी सरकार लोगों के खाते में कैश ट्रांसफर करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कोशिश हमेशा गरीबों की मदद करने की रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों को हर तरह से फायदा पहुंचाएंगे। किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ मदद देंगे। साथ ही कहा कि इस योजना से 19 लाख किसानों को मदद मिलेगी। किसानों की फसल खरीदने पर फोकस किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के 40,700 करोड़ रुपए माफ भी कर दिए हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन से राज्य के किसानों के जीवन में खुशहाली का नया दौर आरंभ होगा। यह उल्लेखनीय है, योजना से लाभान्वित होने वाले 90% कृषक बीपीएल, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और ओबीसी वर्ग के हैं। राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन होने के बाद भी हमने यह निर्णय लिया है
कि न्याय योजना के द्वितीय चरण में ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा। पिछले 18 महीने में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के खाते में 40,700 करोड़ रुपया डाले हैं। अल्पकालीन ऋण माफी में 9,000 करोड़ और बीमा के तहत 1,000 करोड़ और उसी के साथ 250 करोड़ रुपया गन्ना खरीदी और 260 करोड़ रुपया किसानों के सिंचाई कर के माफी। कांग्रेस ने श्रमिकों की मदद करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस ने कहा है कि उसने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर इस बार विज्ञापन जारी नहीं किया है। अब ये पैसा कोरोना महामारी में मुसीबत का सामना कर रहे श्रमिकों की मदद पर खर्च किया जाएगा। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर पार्टी ने बयान जारी कर कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि इस बार पुण्यतिथि पर इश्तहार देने की बजाय ये सारी राशि मजदूर और कामगार भाइयों की मदद में लगाई जाएगी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आज भावुक ट्वीट अपने पिता को याद करते हुए किया है। वो लिखते हैं, एक सच्चे देशभक्त, उदार, परोपकारी पिता का पुत्र होने पर मुझे गर्व है। प्रधानमंत्री के रूप में राजीव जी ने देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया। अपनी दूरदर्शी से देश के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जरूरी कदम उठाए। आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं स्नेह और कृतज्ञता से उन्हें सादर नमन करता हूँ। बढ़ते आगे, शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकारी क्षेत्र के बैंक के प्रमुखों, सीईओ के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। इस दौरान कोरोना वायरस से बुरी तरह से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए की जा रही कोशिशें, साथ ही बैंकों से लोन देने के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक पहले 11 मई को होनी थी, लेकिन प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की वजह से इसे आगे के लिए टालना पड़ा था। रिजर्व बैंक ने 27 मार्च को प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 0.75% घटा दिया था। केंद्रीय बैंक ने इसके साथ ही कर्जदारों को राहत पहुंचाने के लिए 3 महीने तक कर्ज की किस्त और ब्याज चुकाने पर रोक लगा दी थी। पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। आत्मनिर्भर योजना के तहत आर्थिक पैकेज को लेकर किए गए बड़े ऐलानों पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। इसमें प्रवासी मजदूर, कोयला ब्लॉक्स की कमर्शियल माइनिंग से लेकर एमएसएमई के लिए किए गए ऐलान और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम भी शामिल है। 25 मई से घरेलू उड़ानों को शुरू किए जाने पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि घरेलू हवाई उड़ाने के लिए किराए की नई दर लागू की जाएगी। नए किराया दर 3 महीने के लिए लागू किया जाएगा। न्यूनतम 3500 और अधिकतम 10,000 रुपये किराया होगा। मेट्रो टू मेट्रो शहरों में कुछ नियम होंगे। मेट्रो टू नॉन मेट्रो शहर के लिए अलग नियम होंगे। मेट्रो शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहर शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि शुरुआती तौर पर एयरपोर्ट का 1/3 हिस्सा भी शुरू होगा। किसी भी फ्लाइट्स में खाना नहीं दिया जाएगा। सिर्फ 33% विमानों को उड़ान की इजाज़त दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम बीच की सीट को खाली नहीं छोड़ सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उड्डयन सचिव प्रदीप सिंह खरोला ने भी विस्तृत जानकारी दी। Mumbai, the minimum fare would be 3,500 rupees for a journey which is between 90 minutes and 120 minutes, and the maximum fare would be 10,000 rupees. This is operative for 3 months, that is till 1 minute to midnight on 24th August. जैसे मैंने कहा, this whole scheme is Now, if we just say lower is 3.5 and upper is 10,000, it may create a problem that they may sell the entire thing at the highest fare also. So we are putting a second rider. The second rider is, and that's the most important part of is, that 40% of the seats have to be sold at a fare less than the midpoint of the band. And I'll repeat, 40% मतलब जितनी भी सीटें हैं उसका 40% अगर हम अपर बैंड और लोअर बैंड का मिड पॉइंट लें, उदाहरण के लिए 3,500 और 10,000, इसका मिड पॉइंट बनता है लगभग 6,700।
तो हम बोल रहे हैं कि 40% जितनी भी सीटें हैं उनको 6,700 से कम में बेचनी है। देश भर में 25 मई से घरेलू हवाई यात्रा शुरू हो रही है। तमाम एयरपोर्ट और एयरलाइंस कंपनियों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरलाइन कंपनियों के साथ साथ यात्रियों के लिए भी गाइडलाइंस जारी की हैं। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर हर यात्री के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु इंस्टॉल होना चाहिए। एयरपोर्ट पर अब फ्लाइट के निर्धारित समय से आपको 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। एयरपोर्ट पहुंचने के लिए ऑथोराइज टैक्सी का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एयरपोर्ट पर पेमेंट के लिए सिर्फ डिजिटल मोड का ही इस्तेमाल हो सकेगा। एयरपोर्ट टर्मिनल में मास्क और शू कवर अनिवार्य है। इसके साथ ही यात्रियों को सिर्फ चेक इन बैगेज ले जाने की इजाज़त होगी। पहले चरण में केबिन बैगेज पर पूरी तरह से मनाही रहेगी। एक यात्री को 20 किलो भार वाले एक ही चेक इन बैगेज ले जाने की इजाज़त मिलेगी। वक्त ब्रेक का है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। स्वराज एक्सप्रेस पर विज्ञापन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको मेल करना होगा sales@newsplatform.in पर। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आएंगे देश के उन नन्हे मुन्ने बच्चों की दास्तान जो कि आम जिंदगी की खुशियों से बहुत दूर है। हाशिए पर रहने वाले इन बच्चों को पढ़ाई करना, खेलना कूदना, अपनों का प्यार मिलना एक सपना सा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज की बड़ी मुहिम है जिसे हम लगातार जारी रखना चाहते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 180030026072। लॉकडाउन 4 में मिली छूट के साथ साथ जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,12,359 हो गई है। कोरोना से 3,435 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 5,600 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 132 लोगों की मौत हुई है। देश में अभी कोरोना के 63,624 एक्टिव केस हैं। थोड़ी राहत की बात यह है कि 45,300 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर घर जा चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना ने सबसे ज़्यादा जो कहर है वो महाराष्ट्र में बरपाया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के सबसे ज़्यादा 39,297 मामले सामने आ चुके हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 2,500 नए केसेस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 11,088 हो गया है। वहीं गुजरात की बात करें तो कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है बढ़कर 12,539 पहुंच चुका है। तमिलनाडु में कोरोना के केस बढ़कर 13,191 हो गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हर रोज प्रवासी मजदूरों के पैदल लौटने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहां श्रमिक ट्रेनों का इंतजाम लंबा होता जा रहा है, वहीं मजदूरों का गुस्सा फूट रहा है। मुंबई के कांदिवली इलाके में सैकड़ों की संख्या में मजदूर इकट्ठा हो गए।
बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जाने वाली कुछ ट्रेन रद्द हो गई, जिसकी वजह से यहां बड़ी संख्या में मजदूर इकट्ठा हो गए। स्टेशन के पास जब बड़ी संख्या में मजदूर जुट गए तो पुलिस ने सभी को एक मैदान में बुला लिया। यहां लाउड स्पीकर पर अनाउंस किया गया कि ट्रेनें रद्द हो गई हैं। पहले कांदीवली से उत्तर प्रदेश के लिए करीब 2 से 3 ट्रेनें चलाने की बात कही गई थी। पहले मुंबई की बसों के द्वारा मजदूरों को यहां लाया गया और फिर उन्हें रेलवे स्टेशन के लिए भेज दिया गया। ऐसे में अब सभी ग्राउंड पहुंचे जब, तो पुलिस ने अनाउंस किया कि ट्रेन रद्द हो गई है, अपने घर वापस लौट जाएं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन भी 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। बावजूद इसके सड़कों पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसके चलते लंबा जाम भी लग रहा है। मुंबई की सड़कें गाड़ियों से पटी पड़ी हैं। ज्यादातर लोग ऑफिस जाने के लिए निकल रहे हैं। दरअसल मुंबई के ज्यादातर दफ्तर 33% कर्मचारी के साथ चल रहे हैं। कोरोना संकट के बीच राजस्थान में बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे हैं। इन मजदूरों के लिए रोजी रोटी जुटाना भी आसान नहीं है। ऐसे में राजस्थान की गहलोत सरकार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने का कोशिश कर रही है। राजस्थान में बीते 34 दिनों में 35 लाख मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया गया है, जो कि श्रम नियोजन में एक रिकॉर्ड है। बता दें कि बीते 1 महीने में करीब 35 लाख नए मजदूर जुड़े हैं। राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों से उत्पादन शुरू हो गया है, जिसमें से 89% मेगा औद्योगिक इकाइयां शामिल हैं। राजस्थान के औद्योगिक मंत्री परसादी लाल मीणा के मुताबिक प्रदेश में 110 मेगा और 438 बड़े स्केल की औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। लॉकडाउन 4 की शुरुआत में 110 में से 98 और 438 बड़े स्केल की इकाइयों में से 289 इकाइयां शुरू हो चुकी हैं। औद्योगिक मंत्री का कहना है कि औद्योगिक गतिविधियां का पटरी पर लाने के लिए वो लगातार निगरानी भी कर रहे हैं। औद्योगिक मंत्री के मुताबिक राजस्थान में 2.5 लाख मजदूरों को काम मिलना भी शुरू हो गया है। लॉकडाउन 4 में ऑटो रिक्शा और टेम्पो चलाने को लेकर निर्धारित शर्तों के विरोध में पटना के ऑटो चालक 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने थाली पीटकर अपनी बेहाली और विरोध का इजहार किया है। टेम्पो और ऑटो रिक्शा में केवल 2 सवारी को बैठाने और ऑड इवन परिचालन के बिहार सरकार के आदेश के खिलाफ पटना के ऑटो चालकों ने कल मौन प्रदर्शन किया था। इनका कहना है कि 2 सवारी में ऑटो और उनके परिवार का खर्चा कैसे निकलेगा। लॉकडाउन में वैसे ही सभी ऑटो वाले कर्ज में डूबे हुए हैं। प्रशासन या तो लॉकडाउन परिचालन का नया किराया तय करे और ऑड इवन के आदेश को वापस ले। सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग पिछले 2 महीनों से इस लॉकडाउन पीरियड में अपना रोजी रोजगार बंद कर करके घरों में कैद हैं। सरकार के सारे नियमों को सख्ती से हम लोग पालन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि ये महामारी न फैले। परंतु सरकार का भी ये दायित्व है कि जो रोज़ कमा कर खाने वाले ऑटो चालक हैं, जिनका प्रतिदिन के कमाई से उनका परिवार चलता है, 2 महीने से वो लोग घर में कैद हैं, उनके खाने की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए। सरकार को उनके बारे में सोचनी चाहिए। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में अभ्यर्थियों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय पहुंचे। उनकी समस्याएं सुनने के लिए निदेशालय के अधिकारी तैयार तक नहीं हुए। करीब 400 अभ्यर्थी फॉर्म में टेक्निकल फॉल्ट के चलते परेशान दिखे। फर्रुखाबाद से आई महिला अभ्यर्थी की तो तबीयत तक बिगड़ गई। नोटिफिकेशन में शिक्षा मंत्री ने कहा था कि आप लोग जब फॉर्म खुलेगा तो आप लोग को उसके साथ संशोधन का मौका दिया जाएगा, जो त्रुटियां हैं आप लोग ठीक कर सकते हैं, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं किया गया। फॉर्म खुल रहा है, उसमें भी सर्वर प्रॉब्लम है। पिछली बार भी हम लोग की सर्वर प्रॉब्लम की वजह से ही त्रुटियां हुई थी। अच्छा, क्या ऐसी डिफॉल्ट है? क्या अगर आपसे क्या गलती हो गई थी जिससे क्या? सर, हम लोगों से सर्वर प्रॉब्लम की वजह से साइबर कैफे में वो बार फॉर्म भर रहा था, तो प्राप्तांक और पूर्णांक में भरने में गलती हो गई, जिससे हम सबकी मेरिट पर असर पड़ रहा है। सर, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर, आज 18 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे और आज 21 तारीख हो गई है सर। अच्छा, और सर्वर 18 तारीख को बोले थे ना कि एक नोटिफिकेशन जारी होगा जिसमें आप हाँ सर, 13 तारीख को विज्ञप्ति भी जारी हुई थी कि मोबाइल संशोधन के बारे में दिया रह जाएगा, लेकिन कोई कुछ भी उसमें नहीं दे रखा है। और सर, और कोई सुनवाई भी नहीं हो रही।
केंद्र और राज्य सरकार के लाख दावों के बावजूद प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। पैदल साइकिल से लोगों का सैकड़ों किलोमीटर अपने घर जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसा ही एक मामला अमेठी में देखने को मिला है, जहां पर चिलचिलाती धूप में रिक्शा चालक सूरज अपनी पत्नी और 1.5 साल की बेटी को गुड़गांव से रिक्शे पर बैठाकर अमेठी पहुंचा। पत्नी 4 महीने की गर्भ से है। खुद सूरज और पत्नी को आधे से ज्यादा सफर भूखे पेट गुजारना पड़ा, लेकिन मासूम बच्ची भूख से ना तड़पे इसका सूरज ने इस्तेमाल जो प्रबंध था वो कर रखा था। रास्ते में जहां बेटी को भूख लगती, पिता सूरज दूध की बोतल में दूध बनाकर पिलाता, फिर आगे बढ़ जाता। सूरज बताता है कि 2007 से वो गुड़गांव में लक्ष्मण विहार की गली नंबर 18 में रह रहा था। वहां वो रिक्शा चलाता था। लॉकडाउन के लगातार बढ़ने की वजह से भूखमरी की कगार पर वो पहुंच गया था। बेरोजगारी में पेट की आग बुझाने के लिए उसने परिवार संग अपने घर सफर रिक्शे से शुरू करने का फैसला लिया। सर मैं गुड़गांव से चला था सर, लक्ष्मण विहार गली नंबर 10 मकान नंबर 1800 से। सर वहाँ मैं 15 तारीख को सुबह 4 बजे निकला हूँ सर। सरकार कह रही है मजदूरों की मदद कर रहे हैं, उन्हें भिजवाने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो कभी आपने यहाँ किसी को फ़ोन किया या मदद मांगी थी? सर कॉल भी किया, गृह मंत्री को कॉल भी किया, फिर ताऊदेवीलाल स्टेडियम में भी रोका। वहाँ पे 7 दिन तक थे वहाँ पे बस की कोई सेवा नहीं सर। फिर सर वहाँ से मैं चल दिया। आने के बाद में सर मैं परवल आ गया, यूपी बॉर्डर आ गया सर। वहाँ आने के बाद में सर ट्रक वाले ने 3500 रुपये मेरे को मांगा कानपुर तक का सर, और मेरे पास सर गरीब आदमी में 3500 रुपये नहीं थे सर। और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड भोपाल। Call 91650 25500। RKDF यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320. कोरोना संकट के चलते देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। लोगों को अपने जरूरी काम निपटाने के लिए मुश्किलें परेशानी आ रही हैं, लेकिन भोपाल में कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके नेताओं को बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बंगला खाली नहीं करने पर बेदखली करने की भी चेतावनी दी गई है। जिन मंत्रियों को नोटिस जारी किया गया है उनमें तरुण भनोत, सज्जन सिंह वर्मा, हुकुम सिंह कराड़ा, ब्रजेंद्र सिंह राठौर, ओम प्रकाश सिंह, प्रियव्रत सिंह के नाम शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में हिरासत में लिए गए सभी नेताओं को ईद उल फितर के पहले रिहा करने की मांग की है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा है, ईद आने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जम्मू कश्मीर में हिरासत में लिए गए सभी नेताओं की रिहाई का आदेश देना चाहिए, चाहे उन्हें औपचारिक रूप से हिरासत में रखा गया है या नजरबंद रखा गया है। जितने लंबे समय तक उन्हें बंद करके रखा गया है उसका कोई कारण नहीं है। बता दें कि पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने और विशेष दर्जा खत्म किए जाने की घोषणा से पहले उमर, उनके पिता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। उमर और फारूक को रिहा कर दिया गया था, लेकिन महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव अली मोहम्मद सागर अभी भी जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में हैं। और अब बात करते हैं अम्फान की। चक्रवाती तूफान अम्फान ने पश्चिम बंगाल में भयंकर तबाही मचाई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में अभी तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने ऐसी भयानक तबाही कभी नहीं देखी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो पश्चिम बंगाल आएं और तबाही का मंजर अपनी आंखों से देखें।
अम्फान तूफान के चलते राज्य में हजारों घरों को नुकसान पहुंचा है। लगभग 6 लाख लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित बचाया गया है। अम्फान के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी ने बताया कि अभी तक पश्चिम बंगाल में 72 लोगों की मौत हुई है और आज तक मैंने ऐसी तबाही नहीं देखी। मैं प्रधानमंत्री से अपील करूंगी कि वो बंगाल आएं और हालात देखें। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान अम्फान ने भारी तबाही मचाई है। इसकी चपेट में कोलकाता एयरपोर्ट भी आ गया है। पूरी तरह से यहां पर पानी भरा हुआ है, चाहे वो रनवे हो या फिर हैंगर। दरअसल चक्रवाती तूफान के बाद पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हुई, जिससे एयरपोर्ट पर पानी भर गया। एयरपोर्ट का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त भी हो गया है, जिसके बाद एयरपोर्ट से कार्गो की उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। पानी भर जाने से एयरपोर्ट पर खड़े जहाज पानी में डूब गए और रनवे पर नदी जैसे नजारा बन गया। एयरपोर्ट पर तूफान के चलते 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं, जिससे जहाज भी हिलने लगे थे। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल ओडिशा में अम्फान तूफान ने तबाही मचाई है। अब तक 72 लोगों की जान पश्चिम बंगाल में जा चुकी है। वहीं बड़ी संख्या में संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। दरअसल तूफान के टकराने के बाद से तेज हवाएं चल रही हैं, वहीं मूसलाधार बारिश भी हो रही है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई इलाकों में पेड़ गिर गए हैं, वहीं घरों को भी नुकसान पहुंचा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के मुताबिक 283 साल पहले इतना भयानक शक्तिशाली तूफान आया था। उस वक्त भी 10 से 12 लोगों की मौत हुई थी। तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान दक्षिण और उत्तर 24 परगना को पहुंचा है। इन जिलों में चक्रवात के वजह से मकानों के ऊपरी हिस्से तेज हवाओं में उड़ गए, पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, निचले इलाकों में पानी भर गया। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने कहा है कि जान माल का नुकसान हुआ है। एनडीआरएफ की टीम हालात का सामना करने के लिए तैयार है। नुकसान कम से कम हुआ है, जान माल का खतरा कम से कम होने की बात है। हालांकि अभी इसका जो ओवरऑल फिगर है वो तय नहीं हो पाया है, अभी भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यथासंभव कोशिश तभी हो पाती है जब सही इंटेलिजेंस होता है, और वो सही इंटेलिजेंस आईएमडी ने दिया है। इसको मैं रिकॉर्ड पर कहना चाहूँगा। जो 4 टीमें नई मुहैया कराई गई हैं, इसके बाद भी अगर और टीमों की ज़रूरत होगी असेसमेंट के आधार पर तो और हम लोग दे सकते हैं। इसके लिए भी स्टैंड बाय रखा गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। स्वराज एक्सप्रेस पर विज्ञापन देने के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको मेल करना होगा sales@newsplatform.in पर।